तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओमकार मौर्य क्लासेस पर आप सभी लोगों को स्वागत है। कक्षा 10वीं का जो सामाजिक विज्ञान है, सिविक्स जो नागरिक शास्त्र है, उसका 5वां चैप्टर जन संघर्ष और आंदोलन, इस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जन संघर्ष क्या होता है और आंदोलन क्या होता है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दो शब्दों को आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जन संघर्ष और आंदोलन। हम जानने का प्रयास करते हैं कि जन संघर्ष क्या होता है, आंदोलन क्या होता है। देखिए, जो जन संघर्ष होता है, यह जन का मतलब होता है लोग और संघर्ष मतलब जनता का संघर्ष। अब इसका मतलब होता है शताब्दिक रूप में व्यवहारिक भाषा में जन संघर्ष यानी लोगों का संघर्ष। अब सवाल उठता है लोगों का संघर्ष क्यों, लोगों का संघर्ष किस लिए? क्योंकि अगर एक व्यक्ति है, हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज के लिए, किसी न किसी वस्तु के लिए या किसी न किसी कार्य के लिए संघर्ष करता रहता है। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप अच्छे नंबर पा लें, नौकरी मिल जाए या अन्य चीजों के लिए आप भी संघर्ष करते हैं। और एक व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह की चीजों के लिए संघर्ष करता है। तो सवाल उठता है जो लोग होते हैं यानी जन संघर्ष होता है, जो लोगों का एक समुदाय होता है, क्या ये भी संघर्ष करते हैं? हाँ करते हैं। क्या ये भी संघर्ष कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, जो जन संघर्ष होता है, सामान्यतः ये जो संघर्ष होता है, ये शासक वर्ग के प्रति होता है। जो शासक वर्ग होते हैं, जो शासन करते हैं, या जो सरकार होता है, उनके प्रति लोगों का संघर्ष होता है। यह जो शोषक वर्ग है, जो लोगों का शोषण करते हैं, उनका संघर्ष होता है। जैसे अगर हम शासक वर्ग की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई राजा है, तो अब उस कोई राजा है तो उसकी जो जनता है, तो जनता संघर्ष करेगी कि राजा का शासन समाप्त हो। आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र है, तो कहीं पर यदि राजा का शासन होगा तो जनता का क्या संघर्ष होगा? उस देश की, उस समाज की जनता का संघर्ष होगा कि लोकतंत्र आए, राजा का शासन ना हो, या कहीं पर किसी सेना का शासन है, किसी एक पार्टी का शासन है, इन सभी चीजों का शासन है, तो वहां के जनता का क्या संघर्ष होगा? लोकतंत्र आए, इसके लिए संघर्ष होगा। किसी राजा का शासन है तो वहां भी क्या लोगों की इच्छा रहेगी कि लोकतंत्र आए। वहीं पर यदि शोषण वर्ग है, शोषक वर्ग है, जैसे मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं लेकिन मान लीजिए कोई किसी अमीर द्वारा या किसी अमीर वर्ग के द्वारा अगर यदि किसी समाज में गरीबों का शोषण हो रहा है, तो गरीब वर्ग क्या चाहेगा? वर्ग का मतलब है अमीर गरीब, ठीक है, इससे मतलब है। तो क्या चाहेगा कि अमीरों का समापन हो। हालांकि पूरी तरह से असत्य है कि कोई भी अमीर वर्ग या मध्य वर्ग कभी भी किसी निम्न वर्ग का या उच्च वर्ग कभी भी किसी मध्य वर्ग का शोषण नहीं करता है। आज लोकतंत्र है, यदि आपके पास योग्यता है निम्न वर्ग से मध्य वर्ग में जाने का या मध्य वर्ग से उच्च वर्ग में जाने का, तो आप जा सकते हैं, कोई नहीं आपको रोकेगा। लेकिन अगर जिसके मन में बैठा हुआ पूर्वाग्रह है कि हमेशा उच्च वर्ग जो है निम्न वर्गों का शोषण करते हैं, तो क्या चाहेंगे वो लोग? जन संघर्ष के माध्यम से समानता की, समानता चाहेंगे, या इस चीज को, आर्थिक जो शोषण हो रहा है इसको समाप्त किया जाए। तो हर व्यक्ति, हर समाज में जन संघर्ष होता है, कई सारी चीजों के लिए होता है, चाहे लोकतंत्र के लिए हो, चाहे समानता के लिए, चाहे स्वतंत्रता के लिए, चाहे अधिकार के लिए। आमतौर पर वहां पर लोगों का जन संघर्ष होता है, कई सारी चीजों के लिए हो सकता है, कई सारे लोगों के प्रति हो सकता है, चाहे राजा के लिए हो सकता है, चाहे लोकतंत्र सरकार के प्रति हो सकता है, चाहे किसी वर्ग के प्रति हो सकता है, चाहे किसी समाज के प्रति हो सकता है, या किसी समाज में किसी एक वर्ग, एक जाति, एक धर्म, एक संप्रदाय के प्रति संघर्ष होता हो सकता है लोगों का। जैसे हमारे भारतीय समाज में जो अनुसूचित जनजाति है एवं अनुसूचित जो जाति है, उन लोगों का संघर्ष होता है। हमारे भारत में जो अगड़ी जाति हैं या उच्च वर्गों के से संघर्ष आमतौर पर होता है, उनसे समानता के लिए, शिक्षा में समानता के लिए, रोजगार में समानता के लिए, उच्च पदों में समानता के लिए, अन्य चीजों के लिए। तो उन लोगों का सत्य जनसंघर्ष है, ठीक है। तो जनसंघर्ष हर समाज में, हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है, और ये कोई भी समाज, किसी वर्ग, किसी क्षेत्र में जनसंघर्ष कर सकता है। उम्मीद करता हूँ जनसंघर्ष का होता है व्यवहारिक भाषा में आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर मैं कोई किताबी भाषा नहीं कहूंगा, किताबी भाषा में हम बाद में समझने का और देखने का प्रयास करेंगे, हम उसको देखते हुए चलेंगे। अब समझते हैं आंदोलन क्या होता है। देखिए,
जो आंदोलन होता है ये भी एक तरह का जन संघर्ष ही होता है। देखिए आंदोलन का अगर हम सैद्धांतिक भाषा में जानने का प्रयास करें कि आंदोलन क्या होता है, तो आप ऐसा जानिए, प्राय जो आंदोलन होता है, प्राय का मतलब होता है सामान्यतः, ठीक है। तो प्राय जो आंदोलन होता है अहिंसक होता है। अहिंसा का मतलब जहां पर हिंसा ना हो, मार कत्ल ना हो, किसी भी सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए, वो भी अहिंसक होता है। मान लीजिए किसी ऐसे जहां पर आंदोलन हो रहा है, कोई किसी को मार तो नहीं रहा है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब है सरकारी संपत्ति, उसको हम सार्वजनिक कहते हैं। उसको नुकसान पहुंचा रहे, किसी के निजी संपत्ति को क्षति पहुंचा रहा है, तो भी कहीं ना कहीं हिंसा में आ जाता है। तो सामान्यतः जो आंदोलन होता है, प्राय जो आंदोलन होता है वो अहिंसक होता है। इसमें होता क्या है, जो लोग आंदोलन करते हैं, जिस समाज के लोग, जिस वर्ग के लोग, जिस संप्रदाय, जिस क्षेत्र के लोग आंदोलन करते हैं, वो क्या करते हैं, वो प्राय अहिंसक रास्ता अपनाते हैं। और जो शासक लोग हो गए, जो सरकार हो गया, या जो अन्य वर्ग के लोग, अगर उनसे किसी भी प्रकार की उनकी समस्या है या कोई भी तकलीफ है, तो उसको हटाने की बात करते हैं। जैसे गांधी जी जो थे वो आंदोलन करते थे, तो आंदोलन का कैसा होता था, वो अहिंसक नहीं होता, वो अहिंसक होता था, हिंसक नहीं होता था, हिंसा नहीं करते थे। और उस आंदोलन के माध्यम से जो ब्रिटिश सरकार थी, उसके जो नियम थे, जो कानून कायदे थे, जो काम करने का तरीके थे, उसके प्रति वो क्या शांतिपूर्वक उसका विरोध करते थे। उनके नियमों का वो पूरी तरह से विरोध करते थे। तो क्या एक तरह से आंदोलन है। तो आंदोलन का एक प्राय अहिंसक होता है, वो शासक वर्ग हो गया, किसी भी वर्ग के प्रति क्या उनके जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनके जो भी चीजें होते हैं, अगर लगता है लोगों को गलत है, हमारे हित में नहीं है, हमारे विकास में नहीं है, या अन्य चीजों के प्रति नहीं, हमारे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, निजता, इन सभी चीजों का हनन हो रहा है, इसको छीना जा रहा है, तो उसके प्रति क्या समानता, कोई ना कोई समाज में अहिंसक एक तरह से आंदोलन करते हैं। ठीक है, तो जन संघर्ष और आंदोलन इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह से लोग जन संघर्ष करते हैं, कैसे उसको दबाया जाता है, कैसे वो सफल होता है या कैसे वो असफल होता है, इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी जो आपकी जो किताब है, इस किताब ने आपके जन संघर्ष और आंदोलन को समझाने के लिए आपका एक परिचय दिया है। जैसे कि आपने जो पिछला जो भी वीडियो लेक्चर है, या जो पिछला आपका जो चैप्टर रहा क्रमशः 1, 2, 3, 4, उन सभी चैप्टर को यदि आपने पढ़ा है, तो उसमें क्या आपने पढ़ा कि सत्ता का बंटवारा कैसे हुआ, सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है, लोकतंत्र कैसे कायम रह सकता है, यह सत्ता का बंटवारा में किस तरह से हम सत्ता का बंटवारा करें, जिसमें हमने देखा समाज में इतनी सारी विविधता है, रंग को लेकर, जाति के लेकर, धर्म को लेकर, उन सभी चीज को हमने पढ़ते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो अब इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लोकतंत्र आखिर जो है कैसे कायम होता है, आखिर किसी समाज में लोकतंत्र आता है कैसे है, और लोकतंत्र की कार्य प्रणाली कैसी रहती है, लोकतंत्र किस तरीके से वो काम करता है। तो इसके लिए एनसीईआरटी ने 2 देशों का उदाहरण दिया है, 2 देशों की कहानी दी है। ये जो कहानी है एक वास्तविक सच्ची घटना पर कहानी है, ना कि कोई एक काल्पनिक कहानी है। तो इसमें 2 देश है, एक नेपाल, दूसरा आपको बोलिविया। ये आपका जो है देश है, आपको देखने को मिलेगा। इन 2 देश की आपकी जो है आपको कहानी देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं हाँ बोलिविया ठीक है। तो नेपाल और बोलिविया ये 2 देश हैं, इनकी एक वास्तविक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी है। अब कहानी क्या है देखने का प्रयास करते हैं। नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है और हमारा प्रिय देश भी है, मतलब प्रिय मित्र देश है, यानी हमारा पड़ोसी देश है। अब भारत के साथ इसके जो संबंध है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो जो नेपाल है आज कैसा देश है, आज नेपाल जो है एक लोकतंत्र देश है। अर्थात आज नेपाल में जो सरकार है वो एक निर्वाचित सरकार है, एक लोकतांत्रिक सरकार है। और नेपाल में भी संसद भवन है, संविधान है, प्रधानमंत्री है, संसद है, अन्य सभी चीजें क्या है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुरुआती दौर में बहुत पहले सभी देशों में राजाओं का क्या शासन रहा। तो ठीक उसी प्रकार 1990 तक, यानी 1990 तक जो नेपाल था,
यहाँ पर भी क्या राजा का क्या शासन रहा। और नेपाल में 3 बार लहर आई लोकतंत्र के लिए और गई, लोकतंत्र आया गया, लोकतंत्र आया गया, आया गया। नेपाल के जो लोग हैं उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। और लोकतंत्र के लिए कितना संघर्ष किया, कैसे संघर्ष किया, अब जो है इन सब के बारे में हम जो है जानते हैं। देखिए 1990 में क्या हुआ, जन संघर्ष लोगों ने किया, लोगों ने क्या किया, एक जन संघर्ष किया, एक आंदोलन किया। और किसके प्रति आंदोलन किया, राजा के प्रति, राजा के प्रति आंदोलन किया। क्योंकि 1990 ये वह समय है जब पूरे विश्व में लगभग अपवाद स्वरूप कोई ऐसा शायद देश होगा, जैसे चीन हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, उत्तर कोरिया हो गया ऐसे, और आप पाकिस्तान को भी ले सकते हैं। विश्व में कुछ ऐसे ही देश हैं आपके जहां पर लोकतंत्र नहीं है, यानी चुनाव नहीं होता, या चुनाव भी होता है तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करता है। तो वहां पर क्या लोकतंत्र नहीं है, वहां पर लोगों का शासन नहीं है, वहां पर ना या तो सेना का शासन है, या तो किसी एक पार्टी का शासन है, या तो राजा का शासन है। ऐसा कुछ देश जैसे आप सऊदी अरब में देख लें तो किसी पार्टी या निर्वाचित सरकार शासन नहीं है, बल्कि शाह का राजा का शासन है, शाह का शासन है। अब पाकिस्तान में सेना का शासन है, वहां पर प्रधानमंत्री ना मात्र का है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री जो भी करता है वहां की सेना से पूछ के करता है। वहां की सेना जब चाहे प्रधानमंत्री को लात मार के बाहर कर सकती है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, क्योंकि वहां पर सेना का एक तरह से शासन है। ठीक है, चीन में भी एक पार्टी का शासन है। तो 1990 का ये जो दशक था जब पूरे विश्व में लोकतंत्र था, अपवाद स्वरूप ही कुछ ऐसे देश है जैसे चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब जहां पर लोकतंत्र नहीं है। बाकी आपको अधिकतर देशों में, अधिकांशतः देश में आपको लोकतंत्र देखने को मिलेगा। तो 1990 के दशक में जो नेपाल की जनता थी, इन्होंने आंदोलन किया, जन संघर्ष किया, आंदोलन किया, किसके लिए, लोकतंत्र के लिए, कि अब हमारे देश में राजाओं महाराजाओं का शासन नहीं होगा, संविधान होगा, संसद भवन होगा, निर्वाचित सरकार होगी, जिसको हम चुन के भेजेंगे, वो सत्ता में जाएगा और हम सभी के लिए कार्य करेगा, ये सबको मानना पड़ेगा। लोगों ने आंदोलन किया, जनसंघर्ष किया, और 1970 में क्या वहां पर राजा का तख्ता पलट हो गया, राजा को एकदम पूरी तरह से हटा दिया गया। और तत्कालीन समय में वीरेंद्र नाम के एक राजा थे नेपाल में, वीरेंद्र नाम के एक राजा थे। ठीक है, और इन्होंने मान लिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई एक दो व्यक्ति तो बोल नहीं रहे, पूरी नेपाल की जो जनता है सभी लोग इसको बोल रहे हैं कि अब जो है कि राजा का शासन नहीं होगा, अब शासन किसका होगा, जनता का होगा, लोकतंत्र रहेगा, चुनाव होगा, सांसद होंगे, प्रधानमंत्री इनके द्वारा शासन होगा, और जो भी सत्ता में जाएगा वो क्या करेगा, पूरे नेपाल के लिए कार्य करेगा, पूरे समाज के लिए, सभी के लिए काम करेगा। तो तत्कालीन समय में जो वहां के जो राजा थे 1990 के दशक, तो वीरेंद्र थे, उन्होंने इसको क्या सहमति दे दी, यानी सहमति दे दी। वो मांगे चलो ठीक है, अगर लोकतंत्र होना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र ही रहने दो, कोई बात नहीं। वह मान गए, और जब ये मान गए तो चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक सरकार आई, प्रधानमंत्री हुए, सब कुछ हुए, हो गए। और कुछ समय बाद क्या हुआ, इनका जो है हत्या कर दी जाती है, यानी इनको जो है मार दिया जाता है। और जब इनकी हत्या हो जाती है तो एक दूसरे व्यक्ति जिनका नाम था ज्ञानेंद्र, जब नाम चेक कर लीजिए, ज्ञानेंद्र नाम का ही एक व्यक्ति थे। दूसरे एक व्यक्ति आते हैं, जब मैं काफी जो चेक कर लूं, ठीक है, नाम, हाँ ज्ञानेंद्र, ठीक है। तो क्या हुआ, तो जब वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है तो वहां पे एक दूसरे व्यक्ति आते हैं ज्ञानेंद्र नाम के, और वे व्यक्ति अपने आप को नेपाल का क्या राजा घोषित करते हैं, कि हम जो है नेपाल के राजा हैं, नेपाल को अपने आप को क्या राजा घोषित करते हैं। और जब ये केवल ना ही अपने आप को नेपाल का क्या राजा घोषित करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, जो नेपाल में जो लोकतंत्र आया था उसको मानने से पूरी तरह से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि मैं अब नेपाल का राजा हूं, मेरा राज्य है, मेरा शासन है, मैं जो चाहूं वैसा करूं, जो चाहूं वो करूं। ये लोकतंत्र को मैं नहीं मानूंगा, संविधान जो है उसको नहीं मानूंगा, ना तो संविधान को मानूंगा, ना तो संसद भवन को मानूंगा, ना तो जो लोग चुन के आए हैं उनको कुछ नहीं मानूंगा। राजा मैं हूं, मेरा चलेगा। ये किसने कहा है, जो नए राजा हैं,
अब पुराने राजा क्या हुआ, उनकी हत्या कर दी गई। अब कैसे हुआ, किसने किया, कोई नहीं जानता। मतलब एक हत्या करके नए राजा है, इन्होंने सीधे कहा कि हम लोकतंत्र को नहीं मानेंगे, चुनाव प्रणाली है, चुनावी व्यवस्था है, हम इस सबको कुछ नहीं मानेंगे। इन्होंने नहीं माना। और जब लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र में चुनाव हुआ तो सरकार आई, और धीरे धीरे एक समय बाद क्या थी, जो लोकतंत्र में जो सरकार जो चुन के आई थी, एक समय बाद क्या होने लगी, यह अलोकप्रिय होने लगी। यानी जनता इसे कम पसंद करने लगी कि नहीं यार, ये तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ये तो ऐसा है, या इस पार्टी से अच्छा वो पार्टी काम कर सकती है, या इस प्रधानमंत्री से अच्छा वो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इस तरह के ये क्या लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री थे वो अलोकप्रिय होने लगे, यानी जनता उसको कम पसंद करने लगी, या एक तरह से कहें जनता का क्या मन भर गया, इच्छा नहीं रही, वो इसको हटाकर किसी दूसरे शासक को लाने वाली थी। कुछ ऐसा विचार जनता के मन में उस समय नेपाल में आने लगा, नेपाल की जनता को। और ये कुछ थोड़ा बहुत गलत काम भी करने लगे सत्ता में जाने के बाद। तो जनता को मन इससे भर गया, इस सरकार से, इस पार्टी से तो भर गया। तो इसका जो है पूरी तरह से फायदा किसने उठाया, ज्ञानेंद्र ने उठाया, क्योंकि इन्होंने भी देखा कि जनता जो प्रधानमंत्री को ना नहीं पसंद कर रही है, कुछ प्रधानमंत्री भी कुछ गलत कर दे रहे हैं, या उनके जो पार्टी के जो नेता हैं, जो अधिकारी इस तरह की गलत कर रहे हैं। तो इन्होंने इस कमजोरी का इन्होंने फायदा उठाया, और इन्होंने क्या किया, वर्ष 2004 के समय, मैं जो डेट देख लूं, इन्होंने क्या किया, वर्ष 2000, एक मिनट देखें, हाँ, इन्होंने क्या किया वर्ष 2005 में, यानी इन्होंने क्या किया वर्ष 2005 में, ठीक है, तो वर्ष 2005 में जो लोकतंत्र था, जो लोकतंत्र के जो राजा थे, उनको क्या किया, लात मार के यानी हटा दिया, उनको साइड कर दिया, यानी लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। इनको क्या किया, ज्ञानेंद्र ने क्या किया, ज्ञानेंद्र ने क्या किया, जो वर्ष 2005 में जो लोकतंत्र था, जो प्रधानमंत्री था, उन्होंने क्या किया, उसको हटा दिया, साइड कर दिया कि अब जा सकते हैं, आपकी अब जरूरत नहीं है। क्योंकि जानने लगे जनता भी क्या कम पसंद कर रही थी, थोड़ा सा कमजोर हो गए थे। उन्होंने किसी कारणवश क्या किया, उन्होंने जो है उस प्रधानमंत्री को हटा दिया, और क्या किया, वर्ष 2005 में फिर नेपाल में एक बार राजतंत्र आ गया। उनके हाथ में क्या हुआ, नेपाल के क्या सत्ता आ गई। अब नेपाल में वो जो चाहे कर सकते थे। जब ऐसा इन्होंने जब किया वर्ष 2005 में, तो जो जनता थी नेपाल की, वो क्या, वो हड़ताल पे आ गई, वो आंदोलन पे आ गए। किस लिए आ गई, कि फिर लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि राजा महाराजाओं का क्या शासन नहीं होना चाहिए। और जब ऐसा जनता करने लगी, तो वर्ष 2005 में जो ज्ञानेंद्र थे, उन्होंने जनता को काबू करने के लिए कुछ लुभावने प्रस्ताव भी दिए, कुछ छुटपुट चीजें भी किए, और कुछ वादे भी किए। लेकिन जो जनता थी नेपाल की, वो नहीं मानी कि नहीं, हमको क्या लोकतंत्र चाहिए, वहां पर चुनाव हो, वहां पर जो भी व्यक्ति शासन करे, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमारे द्वारा चुना जाए, हमारे द्वारा क्या चुना हुआ हो, प्लस संविधान का शासन हो, संसद भवन, ये सारी चीजें हो, ना कि राजा का शासन हो। और जो कि इन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया कि वो हो नहीं सकता। अब जो है नेपाल की जो जनता थी, वो क्या लोकतंत्र के लिए क्या, जो ज्ञानेंद्र थे, जो नए राजा थे, इनसे संघर्ष होने लगा, इनसे क्या संघर्ष होने लगा, और संघर्ष में कुछ चीजें होने लगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री को उन्होंने क्या किया, हटा दिया, ठीक है। और जनता द्वारा निर्वाचित जो सरकार थी, जो पार्टी थी, उसको पूरी तरह से भंग कर दिया, यानी हटा दिया। और जनता और ज्ञानेंद्र के बीच फिर संघर्ष होने लगा, आंदोलन होने लगा इस चीज को, कि वापस क्या लोकतंत्र है। जनता वापस जन संघर्ष आंदोलन करने लगी लोकतंत्र के लिए। जबकि वहीं पर राजा थे, पूरा बल पूर्वक सारा वो भी प्रयास करते थे कि लोकतंत्र आए नहीं, हमारा ही क्या शासन हो। ऐसे में क्या हुआ, वर्ष 2005 के समय नेपाल में जितनी भी पार्टियां थी, यानी जितने भी विपक्षी दल थे, उन सभी पार्टियां एक हो गई, और एक होकर सप्तदलीय एक पार्टी का निर्माण किया, एक सप्तदलीय गठबंधन, MPA, एम एम पी ए, ये सप्तदलीय था, सप्तदलीय गठबंधन जब शासन ने बना, तो उस समय जितने भी विपक्षी दल थे, जितने भी पार्टियां थी जो चुनाव लड़ती थी, वो सभी पार्टी का एक हो गए, और एक होकर एक गठबंधन
पार्टी बनाई है जिसका नाम उन्होंने MPA रखा और इन्होंने संघर्ष किया किसके लिए कि नेपाल में लोकतंत्र आए, ना कि राजाओं महाराजाओं का शासन हो। और इसके साथ साथ एक और पार्टी जिसका नाम था माओवादी, इन्होंने भी क्या संघर्ष किया किसके लिए, लोकतंत्र के लिए, कि लोकतंत्र ही हो, राजा महाराजाओं का शासन ना हो। और राजा जो थे, जो कि राजा थे ज्ञानेंद्र, ये क्या है, ये लोकतंत्र लाना नहीं चाहते थे और अपनी सत्ता को क्या ये छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए नेपाल में लोकतंत्र ना हो सके और लोकतंत्र जो कि जनता संघर्ष करती थी, हड़ताल करती थी, अन्य चीजें सारी सारी चीजें क्या वो नेपाल की जनता करती थी, ताकि क्या लोकतंत्र रहे और राजतंत्र को समाप्त किया जाए। तो इसको बचाने के लिए जो वहां के जो राजा थे, क्योंकि अब उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले लिया, सारे पुलिस सेना जो भी थे इनके हाथ में आ गया था, तो इन्होंने क्या किया, वर्ष 2005 में इन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, यानी कर्फ्यू कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। और जो सेना थी, जो पुलिस था, उसके मदद से क्या ये जो थे नेपाल में लोगों का दमन करने लगे। जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे, इनका क्या ये दमन करने लगे, ताकि लोकतंत्र के लिए संघर्ष न करे, लोकतंत्र की मांग न करे, लोकतंत्र के लिए हड़ताल न करे या कुछ कर ही नहीं पाए। उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया और बहुत अच्छा खासा इन्होंने प्रदर्शन भी किया, विरोध प्रदर्शन किया। फिर क्या हुआ, 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3.5 लाख तक पहुंच गई। यानी हुआ क्या कि ये जो वर्ष 2005 में शुरुआती दौर में सब हुआ, राजा ने भी कर्फ्यू लगा दिया। जब कर्फ्यू लगा दिया तो लोग बड़े पैमाने पर, यानी जो शासक वर्ग था, जो एक ज्ञानेंद्र थे, ये क्या करते थे, लोकतंत्र ना है इसके लिए कर्फ्यू लगाते थे, लोगों पर लाठियों से मराते थे, लाठीचार्ज करते थे, सैन्य बल पुलिस बल की वजह से क्या लोगों को दबाते थे, ताकि क्या लोग डर जाए, घबरा जाए और लोकतंत्र ना आए, राजाएं का हमारा ही क्या शासन हो। ये जितना प्रयास करते थे लोगों को दबाने के लिए, उतना क्या होता था, जो नेपाल की जो राजधानी थी काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी थी काठमांडू, उसमें क्या होता था, उन समय जो जनता थी उनकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। यानी अगर जब आंदोलन का इस आंदोलन में शुरुआती दौर में 50,000 लोग आकर लोकतंत्र के लिए मांग कर रहे थे कि लोकतंत्र हो। जैसे इन्होंने लाठियों बरसाना चालू किया, कर्फ्यू लगाया, तो जनसंख्या 1 लाख हो गई, 1.5 लाख हो गई। और जिस समय उन्होंने कर्फ्यू लगाया, तो कर्फ्यू लगाने पर होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में जहाँ पर भीड़ हो, जहाँ पर लोग हड़ताल कर रहे हैं, वहां पर जनसंख्या समाप्त होना चालू हो जाती है। जैसे जैसे होता क्या है कि जब किसी देश में, किसी समाज में जब कोई अहिंसक घटना घटती है, कहीं पर मारपीट होता है, खून खराबा होता है, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, उस चीजों को नियंत्रण करने के लिए तो सबसे पहले पुलिस की मदद लेती है, लोगों को समझाना या लाठीचार्ज करना, इस तरह की चीजें करती है। यदि सरकार को लगता है कि इससे बात नहीं बन रही है और लोग हिंसा कर रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं या अन्य चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में सरकार क्या करती है, लाठीचार्ज। और लाठीचार्ज से जब कुछ नहीं हो पाता है तो क्या करती है, वहां पर कर्फ्यू लगाती है। और जब कर्फ्यू लगाती है तो कर्फ्यू लगाने से क्या होता है, वहां पर भीड़ एक जगह पर कोई 4 व्यक्ति खड़े नहीं हो सकते। इस तरह का नियम आमतौर पर होता है कि कहीं पर भीड़ नहीं हो सकता है, कोई पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। ये सभी चीजें होने लगता है। ये सभी चीजें क्या कर्फ्यू के माध्यम से सरकार प्रयास करती है, कहीं पे भीड़ ना हो, कहीं पर कोई हड़ताल ना करे, कहीं पर कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए। यानी जो हड़ताल कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो जन संघर्ष है, उसको कर्फ्यू के माध्यम से सरकार समाप्त करती है। और यहाँ पर जब कर्फ्यू लगाए, तो कर्फ्यू जब कहीं भी लगता है तो जनसंख्या आधी होती है, कम होती है, और एक समय बाद वहां पर पूरा एकदम सन्नाटा हो जाता है। जबकि जब इन्होंने कर्फ्यू लगाया तो जनसंख्या कम होने की वजह जनसंख्या और बढ़ने लगी। और 21 अप्रैल तक अप्रैल अप्रैल तक जो काठमांडू थी उसकी जनसंख्या 3 से 3.5 लाख हो गई। यानी जनसंख्या 3 से 3.5 लाख हो जाए। आप सोचो, किसी देश की राजधानी में अगर वहां पर 3 लाख आंदोलन कर रहे हैं, जन संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो अपने आप में समस्या है। अब 3.5 लाख की अगर जनसंख्या है, नेपाल की जो नेपाल काट, जबकि उनका है राजस्थान कर रहे हैं, 3.5 क्या उतनी था कितनी क्या थी, क्या लोकतंत्र की राजा
शासन नहीं होगा, के आगे चल के सर्वदलीय सरकार बने और तथा एक नए संविधान का गठन क्या हुआ, इससे ज्यादा बढ़ रहे तो ग्रंथ के अपनी जीत छोड़ दिया कि नहीं मानेंगे, जनता लोकतंत्र चाहती है तो लोकतंत्र ही है, चुनाव हो, चुनाव के दौरान प्रधान सांसद है, अन्य और सारे लोकतंत्र और एक के बाद एक नए प्रधान को और 24/2000 अल्टीमेट का अंतिम दिन राजा तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य, यानी थी जो विरोध करे लोकतंत्र हो, संविधान बने, संविधान हो, संविधान 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 हो, लोकतंत्र जाने का संविधान तो रहेगा ही। तीसरा इन्होंने ये कहा, तीसरे इन्होंने जो विचारधारा रखी थी वो ये रखी थी सभा का तो गठन हो, सभा का गठन हो, संविधान संविधान गठन हो। और तीसरा रखी थी, तीसरा जो मांग था वो ये मांग था, तीसरा जो मांग था, तीसरा तीसरा सर्वदलीय सरकार बने, सर्वदलीय सरकार बने, सरकार बने, यानी उन्होंने तीन मांगे, एक तो लोकतंत्र होना ही चाहिए, दूसरा संविधान का गठन हो, संविधान सभा का संविधान सभा का मैं लिख दूं इधर, इसको मिटाकर संविधान सभा का गठन हो, संविधान सभा का गठन हो, यानी लोकतंत्र हो, संविधान सभा का गठन हो, जो संविधान बने, प्लस तीसरा जो था सर्वदलीय सरकार बने, यानी जितने भी दल हैं ये सभी दल मिलाकर एक सरकार बनाए उस समय, तत्कालीन समय। फिर बाद में चुनाव हो, चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिले वो क्या सत्ता में आए और सरकार बनाए, शासन करे। ऐसा इन्होंने ये तीन मांगे आमतौर पे इन्होंने रखी। और बाद में जब इन्होंने बहुत प्रयास किया, लाठीचार्ज भी किया, कर्फ्यू भी लगाया और लोग नहीं माने, बल्कि नेपाल की जो राजधानी थी वहां पर इनकी जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ती गई और 3 से 3.5 लाख 21 अप्रैल वर्ष 2006 तक होने लगी और जनसंख्या बढ़ने लगी। और 24 अप्रैल को अल्टीमेट वहां पर अंतरिम सरकार में, यानी अब तो राजा का शासन अब समाप्त होने वाला है, तो वहां पर अल्टीमेट एक तरह से क्या प्रधानमंत्री रखा गया, ये प्रधानमंत्री चुना गया। अल्टीमेट अंतरिम सरकार में एक अल्टीमेट प्रधानमंत्री चुना गया कि जब तक संविधान सभा बन न जाए, जब तक संविधान न बन जाए या लोकतंत्र रूप से चुनाव न जाए, तब तक क्या ये अंतरिम सरकार में ये अल्टीमेट एक तरफ से प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसे भारत जब आजाद हुआ था तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, जिस समय उसी समय 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 में नेहरू क्या भारत के जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उसी समय जो नेहरू थे वो क्या वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। जबकि उनको भारत के प्रधानमंत्री जब पहली बार बने, तुरंत बने जिस समय भारत आजाद हुआ था, तो क्या उस समय चुनाव हुआ था कि नेहरू प्रधानमंत्री बन गए तो जनता ने उन्हें वोट दिया था? नहीं, वो अल्टीमेट अंतरिम सरकार में क्या पहले वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य हुए। और इनका यह रखा गया कि जब चुनाव होगा, दोबारा नहीं, जब पहली बार चुनाव होगा 1951 में, उसमें डेट तो नहीं रखा गया कि 1951 में चुनाव होगा, ये रखा कि चलो देश आजाद हुआ, नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री रहेंगे, अंतरिम सरकार में क्या पहले प्रधानमंत्री ये रहेंगे, भारत के क्या प्रधानमंत्री रहेंगे। और जब संविधान लागू होगा, जो भारत में पहली बार चुनाव होगा, तो जिसको बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा वो क्या देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसका नेता प्रधानमंत्री आमतौर पे बनेगा।
तो नेहरू क्या 1951 में चुनाव हुआ और नेहरू फिर भारत के पहले चुने हुए भारत के क्या पहले प्रधानमंत्री हुए, वो प्रधानमंत्री जो चुनाव में जीत के आए थे, यानी जनता द्वारा चुन के आए थे। तो 1947 से लेकर 1951 तक भारत के जो प्रधानमंत्री अंतरिम सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री थे, जिनको जनता ने चुना नहीं था, लेकिन फिर भी उनको बना दिया गया कि आप प्रधानमंत्री रहो। मान लीजिए 1951 में चुनाव होता, अगर वो हार जाते तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते। जैसे आम्बेडकर क्या थे, भारत में उन्होंने चुनाव लड़ा था 1951 के समय और वो क्या हार गए थे। जैसे जब 1947 में जब देश आजाद हुआ तो भारत के पहले कानून मंत्री रहे, फिर जब चुनाव हुआ हमारे देश में तो चुनाव हार गए भीमराव अम्बेडकर। तो अगर ये भी हार जाते तो शायद ये भी प्रधानमंत्री नहीं होते, यानी कि पार्टी कोर्ट नहीं मिलता तो प्रधानमंत्री रहते। ठीक उसी प्रकार वह क्या 24 अप्रैल वर्ष 2006 को क्या अंतरिम सरकार में अल्टीमेट प्रधानमंत्री बना दिया कि आप प्रधानमंत्री रहेंगे, ये तीनों मांगे पूरी रहेंगी, लोकतंत्र रहेगा, संविधान का शासन, संविधान सभा का गठन होगा, सर्वदलीय सरकार बने। इन्होंने इसकी क्या मांग कर लिया और जो ज्ञानेंद्र थे इनको हटा दिया गया। तो कहने का क्या मतलब था, 1990 में एक तरह से लोगों ने संघर्ष किया। किसी ने संघर्ष किया, लोकतंत्र है, वीरेंद्र ने मान लिया ठीक है लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र कुछ समय चला, फिर ये इन्होंने अपने आप को राजा घोषित किया और सरकार का तख्ता पलट कर दिया, लोकतंत्र सरकार को हटा दिया, उसको भंग कर दिया और इन्होंने कुछ समय तक वहां का शासन अपने हाथ में लिया। लेकिन जनता ने जन संघर्ष किया, लोगों ने आंदोलन किया, लोगों ने हड़ताल किया और शासक जो राजा था उसको शासन रूप में होने नहीं दिया, यानी जो राजा था उसको शासन लोगों ने करने नहीं दिया, लोकतंत्र को लोगों ने मांग किया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में ये एक नेपाल का कहानी था। अब दूसरा जो कहानी है वो बोलोविया की कहानी है, और बोलोविया की जो क्या कहानी है उसको मैं बताने से पहले मैं कहूंगा कि ये जो चीजें हैं, ये जो 3 मांगे मैंने लिखे, इसको आप नोट कर सकते हैं। इतने सारी चीजों का जो एक सारांश है, आप जो है इसको जो है लिख सकते हैं। ये जो चीजें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है मैं बोलोविया का जो है, बोलीविया का जो है उसकी जो मैं आपको घटना बताता हूँ कि आखिर बोलोविया में कौन सी समस्या थी, किस तरह की घटना है। ठीक है, मैं बोलोविया की आपको घटना बताता हूँ। देखिए अब बोलोविया क्या है, ये कौन है, अब क्या है मैं उसको बताऊँ। देखिए जो बोलोविया है ये लैटिन अमेरिका का एक देश है। ठीक है, क्या एक देश है, ये एक देश है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर भी जनता ने जन संघर्ष किया। अब यहाँ पर जनता ने किस लिए जन संघर्ष किया, किस कारणों के लिए जन संघर्ष किया, उसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए बोलीविया लिख दूं, बोलीविया, बोलीविया क्या एक देश है, बोलीविया का एक देश है। तो जो बोलीविया है, बोलीविया है, बोलीविया जो है ये क्या, ये एक देश है। और ये कैसा देश है, ये एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है जहां पर चुनाव होता है, जहां पर निर्वाचित सदस्य आते हैं, पूरी प्रक्रिया जो है लोकतंत्र की तरह ही चलती है, यानी एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर लोगों द्वारा, लोगों से, लोगों के लिए शासन होता है। बोलीविया एक क्या लोकतांत्रिक देश है जो लैटिन अमेरिका का एक गरीब देश है। यानी जो बोलीविया है ये गरीब देश है, गरीब देश प्लस लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक है। ठीक है, तो क्या एक गरीब देश है प्लस ये क्या एक लोकतांत्रिक देश है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, वर्ष 2000 में क्या हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ वर्ष 2000 में, यहाँ पर क्या हुआ था कि जो कि एक लोकतांत्रिक देश है और गरीब देश है, तो यहाँ पर पानी की हमेशा समस्या रहती है। यहाँ पर क्या पानी की हमेशा समस्या रहती है। तो किस व्यक्ति को कितना पानी मिलना चाहिए, वहाँ की क्या नगर पालिका तय करती है। जैसे शहरों में नगर पालिका होता है, ग्रामों गांव में ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या जिला परिषद, इस तरह की चीजें होती हैं। और नगरों में नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह की चीजें होते हैं। तो वहाँ पर नगर पालिका पास अधिकार था कि किसको कितना पानी मिलना चाहिए। जैसे लोगों को कितना पानी मिलना चाहिए, कोई फैक्ट्री है तो उनको कितना पानी मिलना चाहिए, कोई कंपनी है और पानी बेचती है तो उसको कितना पानी मिलना चाहिए। इस तरह का उसके पास अधिकार था और वो अपने अधिकार का ठीक ठाक वह उपयोग करते थे। तो हुआ क्या, वर्ष 2004 में ये हुआ क्या, वर्ष 2000 में, वर्ष 2000 में क्या हुआ था कि जो बोलीविया थी उसमें 4 कंपनियां, 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई और ये क्या पानी का व्यापार करना चाहती थी।
और पानी का व्यापार के लिए इस तरह से उन्होंने व्यापार करना चाहते, क्योंकि पानी के व्यापार के लिए जैसे मिनरल वाटर होता ना, तो पानी इनको चाहिए था। तो वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने उस 4 बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जल का अधिकतर अधिकार दे दिया कि आप जो है इस देश में जल पर अपना नियंत्रण कर सकते हो, आप इसको जो भी बिजनेस धंधा जो भी जैसा करना चाहो कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ कि जो कि उस देश में पानी की कमी थी, वो देश गरीब था, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पर जो वहाँ की जो जनता थी, जो आम जनता थी, उसको क्या पानी की समस्या आने, पानी की क्या समस्या होने लगी, पानी की प्रॉब्लम होने लगी, समस्या प्रॉब्लम एक ही है होने लगी। जिससे क्या हो गया, उस समय वर्ष 2000 के समय में अगर वहां पर कोई एक व्यक्ति उस दिन में यदि महीने का 5000 कमाता था, 5000 कमाता था, तो उसको जो है महीने का 1000 जो था, 1000 जो था उसको क्या पानी का बिल आता था। यानी यदि उनके देश में वर्ष 2000 समय कोई व्यक्ति अगर यदि महीने का 5000 कमाता था, तो उसको 1000 जो था पानी का बिल भरना पड़ता था, और पानी भी ज्यादा नहीं मिलता था, और सारा पानी जो क्या था उस कंपनी को दिया जाता, सरकार देती थी। तो लोग बड़ा बुरा मानते थे कि हमें पीने के लिए पानी नहीं है, हमने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी नहीं है, ऊपर से इतना ज्यादा बिल आ रहा है, 5000 कमा रहे 1000 बिल भर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सरकार का जो कि सरकार निर्वाचित थी, जो सरकार थी जनता द्वारा चुनी गई थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सरकार जो थे वो जनता के हित का के लिए कार्य कर रहे थे, जनता के भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, जनता के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहे थे, वो अपने निजी हित देख रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, पानी को बड़े पैमाने पर कंपनियों को बेचना स्टार्ट कर दिया, अन्य चीजें करना चालू कर दिया, जिससे आम जनता को उस बोलेविया में जो जनता थी उनको बहुत प्रॉब्लम हुआ, पैसे से भी प्रॉब्लम हुआ कि कितना पैसा भरना पड़ता था, पानी भी ज्यादा नहीं मिलता था। तो लोगों ने क्या किया, वहां के लोगों ने आंदोलन किया, सरकार का क्या विरोध किया, सरकार का क्या विरोध किया, सरकार का क्या विरोध किया, सरकार का उन्होंने क्या किया, विरोध किया कि यह सरकार ऐसा ना करे। और जब सरकार का जब उन्होंने विरोध किया, तो विरोध कब किया, इन्होंने क्या किया, वर्ष 2000 जनवरी में उन्होंने जब विरोध किया, जनवरी में इन्होंने विरोध किया, तो सरकार ने कुछ छोटी मोटी रियायतें दी और स्टार्ट कर दिया, तो लोग चले गए। फिर लोगों को लगा कि नहीं, सरकार हमारे साथ सही नहीं कर रही है, फिर उन्होंने फरवरी में फिर विरोध किया, और जब फरवरी में जब विरोध किया, तो सरकार ने क्या किया, पुलिस कर्मियों ने कमर तोड़ इसका विरोध किया, लोगों को पीटा गया, मारा गया, घसीटा गया, सब कुछ किया गया, जबकि सरकार लोकतांत्रिक है, लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार है। ऐसा क्या हुआ, फरवरी में हुआ, फिर ऐसा होने लगा, फिर इससे गुस्सा होकर और लोगों ने अपनी समस्या को देखते हुए और बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों ने क्या किया, सरकार का विरोध किया। जब सरकार का विरोध किया और जब सरकार भी क्या थी, अपनी बात को, अपने कानून को, अपने इन चीजों को लेने को मान रही थी, अपने ये सभी कानून को, अपने ये सभी चीजों को क्या बात को पीछे नहीं हट रही थी, वो क्या उस देश में जो कंपनियां थी, जो 4 कंपनियां थी, उन कंपनियों को ही जल बेच रही थी, पानी को क्या बेच रही थी, और जनता को उससे समस्या आ रही थी। पहली समस्या ये आ रही थी कि 5000 कोई कमाता था तो 1000 उसका बिल आ जाता था, इतना ज्यादा उसको क्या बिल आता था, फिर उसके बावजूद उसको पानी ना के बराबर मिलता था, तो समस्या एकदम लोगों का आने लगा। तो लोगों ने पानी उनको पर्याप्त मिले और सस्ता मिले, इसके लोगों ने संघर्ष किया, लोगों ने सरकार का विरोध किया, और सरकार का पहली बार जब जनवरी में विरोध किया तो सरकार ने कुछ चीजें करके उसको वापस कर दिया। फिर फरवरी में किया तो पुलिस कर्मियों ने उनको खूब पीटा। फिर इसके बाद तीसरी बार उन्होंने क्या किया, अप्रैल अप्रैल में उन्होंने क्या किया, विरोध किया, और जब अप्रैल में विरोध किया तो सरकार ने क्या किया, मार्शल लॉ लागू कर दिया, मार्शल लॉ मार्शल लॉ इन्होंने लागू कर दिया बोलीविया में, ताकि अब कोई विरोध करे तो हम गोली मरवा देंगे, इस तरह का। उसके बावजूद भी लोगों ने क्या किया, विरोध किया, और सरकार को अपने इस कानून को, अपने इस फैसलों को वापस लेने पर विवश किया, मजबूर किया। फिर इसके बाद कुछ समय बाद जब सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, उसके बावजूद भी लोगों ने रुका नहीं, लोगों ने क्या किया, सरकार का विरोध किया। और जब विरोध इस तरह से किया, उग्र तरीके से होने लगा विरोध, तो वहां की जो 4 कंपनियां थी, जो 4 कंपनियां थी, जो मल्टीनेशनल जो कंपनियां थे, इन्होंने क्या किया, देश छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनको तो व्यापार करना था। अब बड़े पैमाने पर जो जनसंख्या है, बड़े पैमाने जो देश की जनता है, जनता अगर वो विरोध करिए, तो कंपनियां क्या डर के वो क्या देश से छोड़ के भाग गए कि पानी का भले बिजनेस नहीं करेंगे लेकिन जिंदा रहेंगे, क्योंकि कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है, पैसा कमाओ, शांति से कमाओ। और वो इसलिए वो क्या 4 कंपनी जो है छोड़ के वो चली गई। उसके बाद सरकार ने क्या, वो झुकी और अपने बात को मानी, जनता की जो बात है उस जनता की बात को मांगी, और क्या हुआ,
फिर जो बिल लिखा जा रहा था उसको बिल को कम किया, फिर जनता था क्या पानी मिलने लगा, और वापस जनता ने क्या जो विरोध था, जो हड़ताल था, जो कुछ था उन्होंने बंद कर दिया। तो यहाँ पर कहानी में दो चीज आपको यहाँ पर नेपाल और बोलिविया की जो कहानी से एनसीईआरटी दो चीज बताना चाहता है, कि ये बताना चाहता है कि लोगों का जो जन संघर्ष होता है, जो लोगों का आंदोलन होता है, ये जरूरी नहीं कि जो लोगों का आंदोलन होता है केवल लोकतंत्र के लिए। जैसे नेपाल में लोकतंत्र के लिए लोगों ने संघर्ष किया कि लोकतंत्र हो, चुनाव हो, लोकतंत्र आ गया, फिर उसके बाद क्या जो ज्ञानीन थे लोकतंत्र को हटा दिया, फिर उन्होंने शासन करने चला किया, फिर जनता ने फिर संघर्ष किया, फिर आंदोलन किया, ताकि दोबारा क्या लोकतंत्र आ चुका। यानी नेपाल में 3 बार आया राम गया राम की तरह लोकतंत्र आया गया आया गया आया गया। और नेपाल में वर्ष 2015 में नया संविधान लागू हुआ। यानी हमारे यहाँ संविधान तो 1950 के समय लागू हुआ था, यहाँ पर क्या लागू हुआ 1900 देखिए साल पुराना, अब ज्यादा पुराना। वर्ष 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और वर्ष 2019 में बता तब नया लोक था। एग्जाम्पल से ये कि यहाँ पर जनता का जो आंदोलन की है, ये जनता का जो आंदोलन है ये दोनों जगह एकदम अलग है। एक जनता का आंदोलन एकदम इधर है, एक जनता इधर है, दोनों एकदम एक दूसरे के अपोजिट आंदोलन है। एक आंदोलन अगर आप देखें तो इधर है, तो एक आंदोलन इधर है। एक जगह जनता आंदोलन कर रही है शासक वर्ग के प्रति ताकि लोकतंत्र आ सके, तो दूसरा जो जनता है, जो लोग है वो आंदोलन कर रहे हैं, जन संघर्ष कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। वो लोकतंत्र में जो सत्ता है, लोकतंत्र में जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, उसी के लिए ही विरोध कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर लोग संघर्ष किया, लोगों ने हड़ताल किया, तब जाके नेपाल में क्या लोकतंत्र आया। यहाँ पर बोलिविया में लोकतंत्र था, चुनाव होता था, चुनाव चुनी हुई सरकार थी, लेकिन वो चुनी हुई सरकार क्या तानाशाही के रूप में व्यवहार करने लगी, तानाशाही के रूप में व्यवहार करने लगी। और जनता का विकास करने की वजह वो पानी जो था, जो जनता को जरूरत के लिए चाहिए थे, वो विदेशी कंपनियों को या दूसरी कंपनियों को बेच रही थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र की सरकार थी, लेकिन फिर भी लोकतंत्र सरकार क्या लोगों का गलत कर रही है। तो यहाँ पर दो तरह का संघर्ष है, एक लोकतंत्र लाने के लिए लोगों ने किस तरह संघर्ष किया, राजाओं से संघर्ष किया, हड़ताल किया। तो दूसरा वहीं पर जो लोकतंत्र में जो चुनी सरकार है, जिसको जनता ने वोट देकर चुना है, वही आगे चल के गलत कर रही है। तो यहाँ पर यह जरूर हो जाता है कि आखिर लोकतंत्र लाने के लिए जनता किस तरह से संघर्ष करती है, प्लस जब किसी क्षेत्र में जब लोकतंत्र आ जाता है, तो लोकतंत्र आता है तो वो भी उसको जनता जो है कैसे मैनेज करे, उसको जो सरकार जो है उस तरह कैसे मैनेज करे। क्योंकि अगर आप किसी क्षेत्र में जैसे मान लीजिए लोकतंत्र है, जैसे मान लीजिए नेपाल में लोकतंत्र नहीं है, मान लीजिए आप एक तरह से नेपाल में लोकतंत्र है, जनता ने संघर्ष किया, लोकतंत्र आ गया। मान लीजिए जिस व्यक्ति को आपने शासक बनाए, प्रधानमंत्री बनाए, कल को वही तानाशाह हो जाए, वही राजा जैसा व्यवहार करने लगे, तो क्या करेंगे। तो क्योंकि हुआ ना नेपाल में, तो यहाँ पर तो क्या लोकतंत्र की सरकार थी बोलिविया में, लेकिन फिर भी यह किसी तानाशाही सरकार या राजा की तरह व्यवहार ही कर रही थी, गैर लोकतांत्रिक की तरह ही यहाँ पर व्यवहार करने लगे। तो इसके लिए क्या किया जाए, तो इसके लिए क्या किए, तो इसके लिए जो है संविधान की जरूरत है, अन्य चीजों की जरूरत है। तो अब इसके लिए एनसीईआरटी में बता रहा है कि जन संघर्ष और आंदोलन जो लोग हैं कहाँ पर करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस लिए करते हैं और क्यों जरूरी है। और इसमें एनसीईआरटी एक बात आपको और बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि लोगों का जो आंदोलन होता है वह लोकतंत्र से पहले ही होता है, लोकतंत्र में भी लोगों का संघर्ष होता है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए केंद्र में जो सरकार है, तो केंद्र के सरकार के प्रति जो पंजाब की जनता है वो क्या जन संघर्ष कर रही है। जिस जो पंजाब की जो जनता है, जो पंजाब की जो किसान है, वो केंद्र सरकार के प्रति कुछ हड़ताल करते हैं समय समय पर, या कुछ अपनी आवाज रखते हैं, कुछ आंदोलन करते हैं, तो उनको हम दबा नहीं सकते, सरकार को उनकी बात सुनना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र है, जिसकी बाकी राज्य के लोग नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कुछ समस्या होगी तो ये तो कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसमें एनसीईआरटी एक बात और बताना चाहता है कि जो जन संघर्ष होता है ये लोकतंत्र के पहले भी होता है और लोकतंत्र के बाद होता है, समाप्त नहीं होता है, बस रूप बदल जाता है। कि लोकतंत्र के पहले जब राजा महाराजा शासन होता है तो ये जो जन संघर्ष जो आंदोलन होता है लोकतंत्र के लिए होता है, और जब लोकतंत्र आ जाता है तो लोकतंत्र में
जो शासक वर्ग होते हैं, शासक वर्ग तो रहता नहीं, जो सरकार होती है, अगर वो गलत करती है तो क्या करते हैं, जो लोग होते हैं वो जनसंघर्ष करते हैं, वो लोग आंदोलन करते हैं। तो इसको कैसे चेक एंड बैलेंस किया जा सके, ताकि लोकतंत्र में भी कोई आंदोलन ना करे और जो सरकार है वो तानाशाह ना हो, वो राजा की तरह या गैर लोकतांत्रिक सरकारों की तरह व्यवहार ना करे। तो इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए एनसीईआरटी ने इसमें एनसीईआरटी ने कुछ उपाय बताए हैं, लेकिन उसको जो है हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें केवल हमको जो है नेपाल और बोलिविया की केवल कहानी पढ़ना था, उसके बाद आगे जो एनसीईआरटी में जो अन्य चीजें हैं वो हम कल के चैप्टर में पढ़ेंगे, सॉरी कल के पार्ट में पढ़ेंगे, यानी पार्ट 2 में पढ़ेंगे, जो कल का वीडियो होगा उसमें जानेंगे कि इसके बाद हुआ क्या, देश के अन्य क्षेत्रों में, अन्य चीजों में, उसको हम जो है कल देखेंगे, आज नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि जन संघर्ष क्या होता है और आंदोलन क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में आपको अंतर जो है समझ में आओगा। और नेपाल की कहानी और बोलिविया की जो कहानी है, किस तरह से एक आंदोलन जन संघर्ष लोकतंत्र के लिए लाने के लिए हुआ, तो दूसरा लोकतंत्र में जो सरकार है उसके विरोध लोगों ने किया, इसको आप समझ पा रहे होंगे और समझ में आया होगा। और कल के वीडियो लेक्चर में इसके आगे अन्य चीजों को पढ़ेंगे। अन्य चीजों में हम क्या पढ़ेंगे, अन्य चीजों में जो है लामबंदी लामबंदी संगठन क्या होता है और क्या दबाव कहते हैं, कैसे होता है, इन सब की चीजें के बारे में संगठन और समूह की, इन सब के पढ़ेंगे। फिर विपक्षी जो लोकतंत्र किस तरह से संघर्ष आंदोलन है, कैसे भूमिका निभाती है, कैसे विपक्षी दल इसमें भूमिका निभाते हैं, या जो दबाव समूह किस तरीके से लोकतंत्र में आते हैं, ताकि जो सरकार नशाई ना हो सके, ताकि जो सरकार वो चीजों की तरह ना कर सके। इसके लिए हम लामबंदी पढ़ेंगे, दवा समूह को पढ़ेंगे, विपक्षी दल को पढ़ेंगे, इनकी क्या भूमिका होती है लोकतंत्र में। लेकिन ये जो पढ़ेंगे आज नहीं, ये जो है हम कल पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो ठीक है, यदि ना समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, डेली शाम 5 बजे यूपी बोर्ड जो कक्षा 10वीं के बच्चे हो, चाहे आप इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, समाजशास्त्र पढ़ते हो, समाजशास्त्र नहीं है, नागरिक शास्त्र या अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन चारों विषयों का समग्र और निःशुल्क अध्ययन हमारे इस YouTube चैनल ओमकार मौर्य क्लासेस पर कराया जाता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और डेली लाइव क्लास चलाई जाती है शाम 5 बजे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अपना ये सेशन को समाप्त करते हैं। और मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यदि वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में जो बच्चे रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं उनसे निवेदन है, यदि इसमें कोई चीज़ आपको ना समझ आए हो या कोई आप फीडबैक देना चाहते हैं, जैसे मेरे हैंड राइटिंग आपको ना समझ आती हो, मेरी आवाज़ बहुत स्लो है या बफरिंग होता है, या मैं बहुत तेज बोलता हूँ आपको समझ नहीं आता है, या किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो, तो आप जो है कमेंट बैक आप लोग के लिए खुला हुआ है। और जो लोग लाइव देखते हैं, लाइव चैट उनके लिए खुला हुआ है, वो कमेंट करके बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज के सेशन को समाप्त करते हैं और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।